फिर आ रहा। हाँ, तो मैं सोलो में जाकर के इंट्रोडक्शन देता हूँ और फिर चला करता हूँ। नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और एक घटना जो हुई है, उसके अंदर जो जाने माने कुख्यात जो अपराधी है, उस पे किस तरह से केस चल रहा था, किस तरह से उसके गुर्गों ने कुछ पहले 2 सिपाहियों और एक गवाह की हत्या कर दी। फिर वो लोग भी मारे गए और कल रात को ये जो अतीक अहमद है और इसका भाई, उन दोनों को भी 3 पत्रकारों के वेश में आए कुछ लोगों ने, उनको 3 लोगों ने गोली से भून दिया। तो ये एक पूरा का पूरा यही मामला छाया हुआ है। लेकिन बात इससे पीछे भी जानी पड़ेगी कि भाई इतना सब अपराधियों का महिमा मंडन, उनके जुलूस क्यों निकाले जाते हैं, और ये दूसरे लोग भी का भी एनकाउंटर हुआ है, तो उस पे इतनी राजनीति नहीं हो रही। तो इन सबों की बातचीत करने के लिए हमने 3 वरिष्ठ पत्रकार मित्रों को आमंत्रित किया है। तो उन उन सभी से जो है वो चर्चा करते हैं। नमस्कार ललित जी, नमस्कार जगदीश जी। नमस्कार। नमस्कार माधव जी। आनंद जी फिर गायब हो गए हैं, दोबारा उनको जोड़ लिया जाएगा। तो ये इसकी शुरुआत ललित जी आप करें कि ये जो हम तो जो मीडिया के बाहर हैं, जो कि देखने दर्शक अधिक हैं, थोड़ी सी बातचीत मित्रों के बीच में कर लेते हैं। तो ये क्या ऑब्सेशन है, इसकी शुरुआत मतलब इस एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव में भारतीय उसमें हुई कहाँ से, और ये कहाँ तक पहुंचेगा कि एक अपराधी को एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जा रहा है, और पूरा मीडिया सबके जो उसके जो है ना वो उससे संबंधित बातें। तो ललित भाई साहब, आप ये शुरू करें बातचीत, जरा इसको आगे बढ़ाएं। देखिए, जहाँ तक टेलीविजन चैनल्स का सवाल उठता है, जो मीडिया का एक मुख्य अंग है टेलीविजन चैनल्स, इनमें एक होड़ लगी रहती है कि किस तरह से मौकाए वारदात पे सबसे पहले पहुंच जाएं और क्रेडिट लें कि ब्रेकिंग न्यूज़ में हम सबसे आगे थे। ये जो इमीडिएट मामला है जो आतिक अहमद का, और किस तरह से प्रयागराज में उसको शूट आउट में असैसिनेट किया गया उसको, और उसमें सारे चैनल्स बिल्कुल एक कंपटीशन में आ गए कि सबसे पहले किसने ब्रेक की इस खबर को। इससे एक सवाल उठता है कि टेलीविजन चैनल्स, इनको कौन समाचार देता है, और क्या ये जरूरी है इस तरह से समाचार देना कि अब हम जेल से मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं, रात के 10 बजे ले जा रहे हैं और फला फला गेट से हम अंदर जाएंगे। तो ये प्रश्न उठ रहे हैं। और क्योंकि जो इमीडिएट जिसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शन हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और ताबड़तोड़ खूब सारे दर्जन 1.5 दर्जन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल उठे कि सीनियर पुलिस वाले वहाँ क्यों नहीं मौजूद थे। तो उन्होंने ये सोचा कि एक लोअर लेवल की पुलिस टीम चली जाएगी लेकर के और मीडिया को बुला लेंगे। तो मीडिया को बुला लेंगे, हम बार बार क्रिमिनल्स कह करके उन लोगों को दिखा रहे हैं जो कि विपक्ष के लंबे समय तक सिर्फ बाहुबली नहीं रहे, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव रहे और उनके मसल पावर रहे। उनको हम बार बार दिखा रहे हैं कि देखो इनकी अब ये पोजीशन हो चुकी है। तो चुनाव आ रहा है और पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स में इन बाहुबलियों का क्या रोल है मुझे कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत कई वर्ष पहले अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, भोपाल आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विषय उठा ब्लैक मनी को लेकर के, ब्लैक मनी और पॉलिटिक्स और चुनाव में ब्लैक मनी का यूज। तो पूछा गया कि ये ब्लैक मनी और ब्लैक मनी से जुड़ा मसल पावर, ये आप सब इसको वैलिडेट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, ये कब तक चलेगा? तो उनका एक सिंपल सेंटेंस में जवाब था कि जब हम पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन कर देंगे तो ब्लैक मनी भी खत्म हो जाएगी, और ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी तो मसल पावर भी खत्म हो जाएगी। तो एक तो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। तो सवाल से ही जो जवाब था, उस जवाब में सब कुछ बता दिया कि सब साठगांठ से होता है। और समाजवादी पार्टी, उनके बाहुबली,
और सारा नैरेटिव और चित्र सबके सामने है। अब पॉलिटिक्स में ये सूट कर रहा है कि जनता तक ये नैरेटिव जाए कि इस प्रदेश में क्या हो रहा था, और इसी में जब समाचार आगे बढ़ रहे हैं तो अब लेटेस्ट ये चल रहा है कि ड्रोन आते थे और ड्रोन से हथियार आते थे और अतीक तक पहुंचते थे। फिर बात ये आ रही है कि अतीक जो था ये आईएसआई के संपर्क में था। फिर ये बात आ रही है कि इनके पास स्टेन गन्स, इनके पास आरडीएक्स तक आईएसआई से पहुंचा। तो ये तो एक बहुत बड़ा लैप्स है कि अतीक और आईएसआई का कनेक्शन, जनता तक ये वाली बात आज पहुंचनी चाहिए थी। और अब तक क्या हो रहा था, पार्लियामेंट का मेंबर था, विधानसभा का मेंबर था, तो ये सब कब से चल रहा था और किन किन नाक के नीचे ये सब हो रहा था और ये सब कैसे अलाउ किया जा रहा था। अब आज लॉ एंड ऑर्डर पे सब, जी जी माधव जी। हाँ, तो आनंद जी, आप इस सारे घटना चक्र को और इसकी पृष्ठभूमि को और इससे होने वाले आगे के प्रभावों को आप किस तरह से देखते हैं? तो आनंद जोशी जी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे इस विषय अ, धन्यवाद माधव। में? और चर्चा का विषय है वो बहुत है, वो उपयुक्त है, खास तौर पे जो मीडिया को कंसंट्रेट करके जो ऑब्जर्वेशन है, मैं उसके बारे में ही थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जी। बार बार ये तोहमत लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई मीडिया के लोगों ने इसको सर्कस बना दिया। मीडिया के लोग हैं वो इस तरह से इसके ऊपर भिन भिना करके मक्खियों की तरह बैठ गए जी। ये है वो सारा है वो मामला है वो जुलूस बन करके रह गया। और जो मुद्दे की बात थी वो पीछे छूट गई। आखिरकार वही हुआ जिसकी है वो बार बार आशंका जताई जा रही। निश्चित रूप से जैसा कि है वो अभी बातचीत में भी ऐसा हो रहा था, मीडिया की एक लंबी भीड़ लगी हुई है, फौज है, आपस में कंपटीशन है, और जहां पे भी कोई हाइप और टीआरपी मिलेगी मीडिया के लोग तो वहां जाएंगे, इकट्ठा होंगे। अब ये दूसरी बात है कि कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कौन सा मीडिया कैसे है वो बिहेव करता है। जी। अतीक वाला मामला है वो इतना ज्यादा हाइप पे चढ़ा दिया गया था कि अपने आप ही है वो एक हाइप। शायद आनंद जी का कनेक्शन नेटवर्क का इशू है। हाँ, तो जगदीश जी, आप इस चीज को आगे ले जाएं। आनंद जी जब वापस आएंगे तो उनसे फिर आगे बात करेंगे। देखिए, जैसा मैं प्रोग्राम से पहले की चर्चा में बात कर रहा था, मीडिया एक बड़ा बिजनेस बन गया। पहले ये कहा जाता था, अखबार खासकर प्रिंट थे तब और चैनल नहीं थे तब, तो ये कहा जाता था कि ये देश की सेवा, समाज की सेवा का एक बड़ा हथियार है अच्छा मीडियम है। तो इस तरीके से लोग लेते भी थे और इनकी रेस्पेक्ट भी इसीलिए होती थी जर्नलिस्टों की। समाज में जिस जर्नलिस्टों की रेस्पेक्ट थी वो इसी बात को लेकर थी कि ये पॉजिटिव, सोसाइटी के लिए पॉजिटिव काम करते हैं और अपना अपना जो है वो सब कुछ देखते हैं उसमें। लेकिन धीमे धीमे वो सारा सीन बदला और मीडिया एक बिजनेस हो गया। बिजनेस हो गया, इसमें प्रिंट था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें शामिल हुआ और इसने जोर शोर से काम करना शुरू किया, आपको ध्यान होगा कि पिछले 10 साल में ये इतनी भीड़ और प्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में जो प्रेशर काम करता है, ये प्रेशर ही ऐसा है जिसकी वजह से कि ये सारा कंपटीशन और ये भीड़ और जिसको आप सर्कस कह रहे हैं, वो सर्कस के तरीके से बिहेव करता हुआ दिखने लगा। मैं जो फिगर बता रहा था वो ये था कि हिंदुस्तान में करीब 1000 चैनल इस समय रजिस्टर्ड है, ऑपरेशनल है। 1000
जिसमें से 150 के करीब चैनल, 150 से 200 चैनल केवल न्यूज के हैं, जो केवल न्यूज दिखाते हैं। बाकी बहुत सारे चैनल हैं, स्पोर्ट्स दिखाते हैं, सोशल सब्जेक्टों पे बात करते हैं, और लिखाई पढ़ाई, मतलब जीवन के हर पहलू के ऊपर अलग अलग चैनलों ने अपने कंटेंट का बेस बना रखा है। तो ये जो 150 चैनल जो न्यूज के हैं, ये सारा दिन 24 घंटे के चैनल हैं, तो 24 घंटे दिखाएं क्या? इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि 24 घंटे क्या दिखाएं। तो इनके लिए सबसे इजी जो और सबसे कम खर्चे का जो कंटेंट हो सकता है, वो हो सकता है ये इस तरह की घटनाओं को लंबी लंबी खींचकर और बातचीत में और तरीके से पब्लिक के बीच में ले जाया जाए। तो चाहे वो अतीक का केस हो, चाहे और किसी का केस हो। देखिए, छोटा सा मर्डर का केस हो गया, उसमें मान लीजिए महिलाएं शामिल हैं, तो वो महिलाएं और इनके इर्द गिर्द इतनी लंबी कहानी बना देंगी, जबकि वो हाफ पेज की भी कॉपी नहीं होती है, जिसको हम न्यूज में बात करते हैं कॉपी कितनी बड़ी है। तो वो कॉपी तो हाफ पेज की होती है, लेकिन उसको खींच खींच 3-4 पन्ने तक बनाया जाता है। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ये कह सकते हैं। या ये चैनल वाले पैसा खर्च नहीं करना चाहते अपने कंटेंट को तैयार करने के लिए। जी सबसे इनको काम है ये, एक रिपोर्टर, एक कैमरामैन और एक ड्राइवर, 3 आदमी आपको भेजने हैं, और वहां से लिंक अप हुआ और खट से आपका काम शुरू हो गया। तो मैंने पिछले ये आपको बताया था कि बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा जैसे जो बड़े बड़े चैनल हैं दुनिया में, जिनके कंटेंट को देखा जाता है और उनकी विश्वसनीयता पर कोई अंगुली नहीं उठाता, ऐसे चैनल और भी बहुत सारा कंटेंट जनरेट करते हैं। वो बैकग्राउंड में जनरेट करते रहते हैं और उसको बीच बीच में दिखाते रहते हैं। कहीं भी घटना होती है तो वो लाइव नहीं दिखाते। लाइव का ये सिलसिला सीएनएन ने ही चालू किया। हालांकि सीएनएन ने सबसे पहले गल्फ वार को लाइव दिखाया था। आपको ध्यान होगा, आपने देखा भी होगा उसको, अपने चैनल पर भी दिखाया गया था वो सीएनएन के पास। तो वहां से हिंदुस्तानी चैनल हैं, ये तो नकल करने में पूरे मास्टर हैं, हर चीज की नकल की जा सकती है, तो उन्होंने नकल की और उस कंटेंट को एक जगह ले आए। अब आप आइए अतीक वाले केस पर या रात की घटना पर। तो अतीक का केस पहले से उसमें पॉलिटिक्स शामिल होने के कारण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया वो। और आप देखिए, जिस आदमी पे 100 केस चल रहे हैं, 100 से ज्यादा केस उसके ऊपर हैं, जिसमें 12 तो डेड मर्डर केस के हैं, इसमें अतीक अहमद या उनके गुर्गों ने उसकी उपस्थिति में मर्डर किया है। सैकड़ों जो है किडनैपिंग के हैं, मतलब 50 किडनैपिंग के हैं, और दूसरे किस्म के अपराधों के मुकदमे हैं। ऐसा जो अपराधों की दुनिया का हीरो हो, उसके बारे में कौन कवरेज नहीं करना चाहेगा, आप देखिए। तो इसलिए ये कवरेज की इतनी मारामार मस्ती है। और इतना आप देखिए, जब उसको अहमदाबाद की जेल से लेकर चलते हैं तो 18-19 घंटे का उनका रास्ता होता है प्रयागराज तक पहुंचने का। वहां से गाड़ी के पीछे पीछे अपने कैमरा लगाकर अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे हैं सारे चैनल, खासकर जो मोटे चैनल है उनकी मैं बात करता हूँ। अब बताइए क्या कवरेज हुआ? अतीक अहमद को बाहर निकाला किस लिए? हर आदमी बाहर निकलता है लंबे रास्ते में एक आध बार, उसको पानी वानी पीना होता है, उसको टॉयलेट जाना होता है। तो वो अतीक को भी जाना होगा, ऐसा नहीं है, पुलिस वालों को भी जाना होगा। तो वो कोई सुरक्षित थाने की जगह या बड़ा कैंपस ऐसा ढूंढते हैं जहाँ उनकी गाड़ी वाड़ी लग जाए, चारों तरफ से उसको बंद कर लेते हैं और वहाँ ये सब कुछ करते हैं। उसको भी उचक उचक के ऐसे दिखा रहे हैं कि पता नहीं वो टॉयलेट जाएगा तो कैसे कोई अलग ढंग से जाएगा, उल्टा होके जाएगा या क्या करेगा। तो हमारे यहाँ कवरेज का जो मैं बता रहा था कि भाई खर्चा ज्यादा नहीं करना चाहते, तो ये ऐसे बच्चे भेजे जाते हैं जो कि सीखने वाले होते हैं और कम ट्रेंड हैं, लो पेड हैं एक तरीके से, उनको भेजा जाता है। और वो वहां से अपना कुछ भी उनको डिस्क्राइब करना है तो कुछ भी करेंगे। अब अतीक अहमद 3 चिड्डी से नीचे उतर गया है, अब उसने अपनी टोपी ठीक की और वो टॉयलेट की तरफ जा रहा है, उसको चलने में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, तो ये हो रहा है। ये इतनी ऊटपटांग किस्म की कवरेज होती है। अगर आपने पिछले रात को इस घटना को लाइव देखा है, मैं देख रहा था, अलग अलग
चैनलों पर भी देख रहा था, तो उनकी जो कमेंट्री चल रही थी उसमें कंटेंट की बात कम ही थी। किसी ने वहाँ सवाल खड़ा नहीं किए कि पुलिस का केवल एक डिप्टी एसपी था वहाँ, या 2 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 2 डिप्टी एसपी, 2 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर और 18 सिपाही, 18 या 12 जितने बता रहे। आप बताइए, जिसके लिए इतनी सारी वो ऐतिहासिक वो लग रही है, वो उसमें कोई बड़ा अफसर ही नहीं था, आईपीएस तो कोई था ही नहीं, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस के लोग थे। तो ये क्या सिक्योरिटी का प्लान कर सकते हैं? जैसी प्लान की वो आपको उसका नतीजा नजर आ गया। जर्नलिस्टों का कैमोफ्लेज करके नाम वाम कुछ उल्टा सीधा लगाकर अपना, और एक वो हुड लेकर और आप पहुंच गए, और पहुंचकर जेब से निकाले पिस्तौल, और बिल्कुल पड़ोस में जाके आपने देखा होगा उसको कनपट्टी पे लगा के सीधा जीरो कनपट्टी पे पॉइंट लगा से वो के। तो उड़ गई एक दफे में ही, खरबूजे के तरीके से उड़ गई खोपड़ी उसकी। और उसके साथ ही हाथों हाथ उसके भाई के सीने में ठोक दी गोली। तो 3 जने थे, 3 तरफ से इस तरह से गोलियों का की बौछार होगी, तो क्या बचेगा फिर, और क्या होने वाला था? वो तीनों ने गोली चलाई, देखा, और कोई इस पे कमेंट्री ऐसी नहीं हो रही थी कि कोई स्पेशल बात बता रहे हो, या स्पेशलिस्ट बैठे हो उनके पास स्टूडियो में, वो कुछ ढंग का कमेंट कर रहे नहीं, हो। इन लोगों से, इन अपराधियों से एक मेरे नहीं समझ में आता, जैसे ललित भाई आप बताएं कि ये अपराधियों से इंटरव्यू लेने की, घटनाओं पे उनसे पूछने की क्यों तो पुलिस अलाउ करती है, ये इंटरेक्शन क्यों अलाउ करती है, उससे क्या मतलब? इसमें या तो ये लोग जो है वो एक पूरा एक नेक्सस है, मतलब क्यों, क्या माधव जरूर इन जी, अपराधियों से, माधव इन जी, आपने अपराध। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अपराधियों से इंटरव्यू क्यों अलाउ करती है। ये जग जाहिर है सब लोगों को, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो अब मैटर कोर्ट में जा चुका, सब जुडिस हो गया, तो जो बात कहनी है कोर्ट में कहो, पब्लिक डोमेन में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जी। इंपॉर्टेंट है। पर ये जो कंपटीशन इतना नहीं है कि तुम हमारा चैनल तुम्हारे चैनल से बेटर है। कंपटीशन ये चल रहा है कि नेताओं को बताना कि हम तुम्हारे लिए बेहतर काम कर रहे हैं। ये एक ट्रैजिक सिचुएशन है जिसमें टेलीविजन मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि इस कंपटीशन में जुड़ गया है कि नेताओं को बार बार, ये कोई मैं इमेजिनरी बात नहीं कह रहा, नेताओं से मिलते हैं, कहते हैं आपने कार्यक्रम देखा क्या बढ़िया, मतलब खीस निपोर रहे हैं मीडिया वाले नेताओं के साथ, उनकी जो अच्छी जुगलबंदी चल रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया का इसमें कंप्रोमाइज क्या हो गया? कंप्रोमाइज ये हो गया कि जो मीडिया का वॉचडॉग का रोल था कि हम ट्रांसपेरेंसी स्थापित करेंगे और नेताओं को हम एक मैसेज देंगे कि आपके क्रियाकलाप, आपके कार्यों पे हमारी निगाहें हैं और हम इसको बहुत गहराई से देख रहे हैं और जनता को हम कभी कसर नहीं छोड़ रहे बताने में। तो ये एक पहलू को पकड़ लिया, वही दिखाए चले जा रहे हैं। तो इसमें कंप्रोमाइज क्या हो रहा है, इसमें कैजुअलिटी क्या हो रही है? बड़े बड़े समाचारों की कैजुअलिटी हो रही है। एक उदाहरण दे दें, मतलब उदाहरण, अब आप पूछ सकते हैं कि कौन से बड़े समाचार, तो एक उदाहरण के लिए 2-3 वर्ष पूर्व एक समाचार आता है कि जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी, 370 नहीं हटा था, तो वहां के 6 कलेक्टर्स के यहाँ रेड होता है सीबीआई का। आर्म्स डीलर्स के यहाँ रेड होते हैं, ये अमृतसर में रेड होते हैं, नोएडा में होते हैं, कलेक्टरों के जहां जहां घर और कश्मीर में होते हैं। और इनके ऊपर आरोप यह था कि एक पर्टिकुलर पीरियड में 1 लाख गलत आर्म्स लाइसेंस दिए गए हैं, और उसमें से अधिकांश लाइसेंस जो कि नेशन वाइड लाइसेंस, स्टेट से रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस नहीं थे आर्म्स के। वो समय और आज का समय, इसका कहीं भी कोई फॉलो अप नहीं आया। एक सवाल उठा कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये बात आगे बताई आकर के कि एक अमेरिकन कंपनी जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उसको अमेरिका की इंटेलिजेंस ने उस कंपनी को पकड़ लिया कि उसने घूस खिलाई है एनएचएआई के अधिकारियों को, और उन्होंने उस अमेरिकन कंपनी को प्यूनिटिव डैमेजेस घोषित करे और उनसे लिए वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट में। जब ये बात यहां पहुंची कि वो कौन से एनएचएआई के अधिकारी थे, तो पार्लियामेंट में अनाउंस किया जाता है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी की जाएगी। वो इंक्वायरी में क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता।
हमारे यहाँ फर्टिलाइजर स्कैम हुआ जिसमें एक आरजेडी के एमपी अरेस्ट भी हुए, जिन पे बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पता नहीं कितनी बार इफ्को के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के रेड किए हैं। करीब 50 करोड़ की संपत्ति उसमें सामने आई है जो कि क्वेश्चनेबल है। तो मैंने ये 3 उदाहरण दिए हैं सिर्फ। मेरे को तो मैंने देखा कि पिछले 1-2 साल में किसी भी टेलीविजन चैनल ने इस तरह के मुद्दे, ये मुद्दे और इस तरह के मुद्दे, ये अनगिनत मुद्दे हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर गवर्नमेंट देश के, वो कहते हैं कि हमने आकर के ट्रांसपेरेंसी ला दी, हमने करप्शन दूर कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं हम करप्शन के खिलाफ हैं। तो करप्शन क्या किसी स्टेट में नहीं हो रहा? फॉरगेट इट कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस कि कहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, कहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हमें चैनल्स के ऊपर करप्शन नहीं दिख रहा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि व्यापम की जांच सीबीआई करेगा, उस दिन से लेके आज तक सारे चैनल, सारे न्यूज़पेपर सब चुप हैं। जैसे जो 44 लोग मर गए उसमें, हमें आज तक एक मुजरिम सामने नहीं आया कि इसको कटघरे में लाया गया हो कि इन 44 में से इस एक को मारने के पीछे इसका हाथ था। जैसे कि ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड। तो ये जो कंपटीशन चल रहा है, आती सुबह शाम रात को टीवी बंद कर, थक जाओ तो बंद कर दो, वही देख के सुबह ऑन करो तो वही देखो। तो क्या इस देश में कुछ और नहीं हो रहा है? कि क्या हम ये निष्कर्ष निकालने के टीवी चैनल वही दिखा रहे हैं जो एक बहुत बड़े सत्ताधीश लोग चाह रहे हैं कि दिखाया जाए? ये एक ज्वलंत मुद्दा है। और अगर आज नहीं तो सारे चैनल बंद हो जाएंगे। एंड में एक प्रश्न उठा था अपन ने, ये लाइव रिकॉर्डिंग के पहले बात हो रही थी बैठ के, तो हुआ कि यूट्यूब चैनल्स भी, और अगर यूट्यूब में अनगिनत चैनल भी होंगे, पर जो चैनल सही डिस्कशन कर रहा होगा वो पब्लिक डोमेन में रहेगा, उसकी साख होगी, वो देखा जाएगा। और टीआरपी के भी आगे कोई चीज होती है तो वहां पर वो अपना झंडा गाड़ेगा और उसकी फतेह होगी। डिस्कशन इज किंग। हम जो पैनल डिस्कशन देखते हैं सब बैठा देते हैं, क्या करते हैं, पार्टीज के स्पोक्स पर्सन को लाके बैठा देते हैं। तो हम उनसे जो सुनते हैं उसके अलावा हम क्या सुनेंगे? सबकी अपने अपने के स्टैंड हैं, सबके नजरिए हमें मालूम है वो क्या बोलने वाले हैं। कुछ दिन तो जैसे कि कोई मसाला चटकारे खा, बढ़िया चाट खा ली एक बार, कितने दिन चाट खाएगा कोई? तो धीरे 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 आपको आश्चर्य होगा सुन के कि मुझे नहीं पता कि मैंने आखिरी बार अपने हाथ से कोई अखबार कब हाथ लगाया हो, मुझे नहीं पता कि मैंने आखिरी बार कभी कोई मैगजीन कब पढ़ी हो, और टेलीविजन चैनल्स भी मैंने अब देखने बंद कर दिए हैं। हाँ, मुझे नोटिफिकेशंस आते हैं, मेरे पास न्यूज़ के मेरे इंटरेस्ट हैं, और मेरे पास मेरा स्मार्टफोन है, और मैं दिन भर न्यूज़ से टच में रहता हूँ और न्यूज़ मुझे मिलती रहती है। पर अब मैं चुनता हूँ कि मुझे कौन सी न्यूज़ देखनी है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना। और ये एक सामाजिक परिदृश्य बनने वाला है कुछ समय बाद, और इट्स अ वार्निंग। आज टीआरपी की होड़ में, ये टीआरपी वैसे ही है जैसे समझ लीजिए आप कॉफी हाउस चले जाइए और आपके सामने मेन्यू आ जाए, तो मेन्यू में क्या होगा? डोसा होगा, इडली होगा, सांभर होगा, वड़ा होगा, उत्तपम होगा, 4-5 चीजें होंगी, उसमें से कोई एक चीज का आप ऑर्डर दे देंगे। तो आप किसी एक चैनल को देखने लगते हैं, कुछ टाइम बाद आपकी भूख शांत हो जाएगी, आपके न्यूज के सोर्सेज रहेंगे, आपके आपके अपने सूत्र होंगे समाचार देने के, आप उनसे जुड़ जाएंगे, ना कि इन चैनलों से। जगदीश जी, जो ललित भाई ने जो बात कही है, जो महत्वपूर्ण के, जो एक वॉचडॉग का, अब या तो कुछ विशेष पार्टियों के विरुद्ध या उनके साथ इस तरह के कुछ उनके अनुराग हो चुके हैं, या कुछ और भी राजनीतिक और विचारधाराई जो है बड़े दबाव हैं उसके अंदर ही, तो ये वॉचडॉग वाला रोल तो खत्म ही हो गया अब तो। मतलब एक बहुत ही, आप इस बारे में किस तरह से देखते हो? नहीं, ललित जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ललित जी जो बात कह रहे हैं वो प्रोफेशनल आदमी की पीड़ा भी है। सब्जेक्ट में जर्नलिज्म कर चुका है, जिसने टाइम अपना जर्नलिज्म के लिए व्यतीत किया है, वो आदमी आजकल परेशान है। परेशान इस बात से है कि ये चैनल है, उसको देखने से पहले ही हम बता देते हैं कि कांग्रेस की बात करेगा। ये चैनल है, उसको देखने से पहले हम कह देते हैं कि ये बीजेपी का बाजा बजाएगा, बापू है उसका। ये चैनल है, ये समाजवादी पार्टी के लिए ही बात करेगा। तो आजकल जो है चैनल आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनकी अपनी कवरेज का कैसा नज़रिया होता है, क्या कवरेज वो करते हैं, किसको बचाते हैं, किसको गिराते हैं, किसके ऊपर
कैंची चलती है, ये सारी बातें जो है अब आम दर्शक आसानी से समझने लगा। अपन बात कर रहे थे अतीक अहमद की, तो मैं ये जी। बताता हूँ कि वहाँ वहाँ रात को चैनल वाले भी इकट्ठे हो गए। 10:30 बजे की बात है ये, 10:37 की। हम्म, वहाँ चैनल वाले आप पूछ रहे थे कि भाई चैनल वालों को कहाँ से पता चले। ऐसा है कि चैनल लेके बैठे हैं, दिन रात पुलिस वालों के साथ क्राइम रिपोर्टर एसोसिएट रहता है, उनके साथ बैठता उठता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन में उसको क्या जा रहा है। रिपोर्टर एक फोन करता है किसी भी टीम के मेंबर को कि भाई कितने बजे कहाँ जाओगे, आज क्या प्रोग्राम है। वो कहेंगे कि शाम को 10:30 बजे अतीत को ले जाएंगे हॉस्पिटल में टेस्ट कराने के लिए। बस ये उसको सोर्स मिल गया। और फिर वो आपस में भी जो फ्रेंड होते हैं आपस में, उनके बीच में शेयर हो जाती है, साथ साथ चलेंगे हम लोग। तो ये तो अब इतनी बड़ी चीज रही नहीं है। ऐसे चुपचाप तो जर्नली मतलब न तो पुलिस की एक्टिविटी चुपचाप होती है, न जर्नलिस्ट इसको जो है चुपचाप रखने की कोशिश करते हैं, और फिर वही उनका कंटेंट बनता है। और वो कैसा बनता है ये आपने देख लिया। आप बताइए कि ये तो केवल पुलिस के और उनके बीच की बात थी झांसी में जब पिछवाड़ा किया। तो जैसे ही पुलिस को पता चला वैसे ही जर्नलिस्टों को कैसे पता चल गया। वो तो बिल्कुल ही चुपचाप सर्च कर रहे थे। तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। वही कि भाई हम लोग भी यहाँ जयपुर में जब मैंने कोई 8-10 साल तक क्राइम की बीट पर काम किया है, पहले जूनियर रिपोर्टर के तौर पर, कि थानों में फोन करके हम रोजाना पूछते थे साहब आज क्या हो गया, क्या घटना है। या हमको पहले से पता होती थी कि उस इलाके में ये घटनाक्रम हुआ है, तो हम थाने से सीधे ही उसके बारे में पूछते थे। ऐसे तो उससे बात करते थे, उस इलाके के डिप्टी एसपी से बात करते थे, फिर जरूरत पड़ती थी तो एसपी या डीआईजी तक बात करते थे। तो कहने का मतलब कि एक एक सिस्टम होता था पहले। अब तो पुलिस वाले खुद ही बता देते हैं कि साहब ये हो गया भाई जी, ये होने जा रहा है, आ जाओ आप। तो रिपोर्टर वहीं पहुंच जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जयपुर की मीडिया के बीच में एक ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप, कैमरामैन, जयपुर मीडिया कैमरामैन एंड वीडियोग्राफर, इस तरह का वो उसका नाम कुछ ऐसा ही है। तो उसमें मुझे भी उन्होंने डाल लिया, या तो डाला पता नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ उसमें दिन भर इनके मूवमेंट की जानकारी लगती रहती है। अब सीएमआर पहुंचना है, अब बाबा गोपालनाथ जी की बगीचे पर प्रसाद बट रहा है, वहां चलो। अब फला हो रहा है, पुलिस में उस अपराधी को यहाँ लाया गया है, वो अपराधी यहाँ से जाएगा। ये तो केवल फोटोग्राफरों का चैनल है, जिनको की फोटो लेनी होती है, जिनको रिपोर्टिंग करनी होती है, उनका जो ग्रुप है उसमें तो और भी ज्यादा बातें चलती होंगी। तो ये वहां पहुंच गए, और बहुत ही आसान सा तरीका उन लड़कों ने निकाला जो 3 जने थे, तीनों ने, कि भाई अपन ऐसा करते हैं कि टीवी के कैमरामैन बन के चलते हैं। तो एक झूठा जो है वो हुड लिए हुए, झूठा कैमरा लिए हुए, वो पहुंच गए सब वहां। अब रोके कौन। कोई जांच का ऐसा तरीका नहीं है कि भाई मीडिया में, इन ग्रुपों में जो जर्नलिस्टों के ग्रुप है उनमें पिछली रात से ही ये चर्चा चल रही है कि हम जहाँ प्रोग्राम में होते हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करते हैं, उसमें कई बार वीआईपी होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के लोग होते हैं। तो ये लोगों के ने कोई कांड कर दिया तो क्या होगा। उसमें हो सकता है कभी कभार कोई जर्नलिस्ट भी चपेटे में आ जाए। रात को एएनआई के एक रिपोर्टर के चोट लग गई थी, तो गोली से बचने के लिए उसने झटके से पीछे होता गिर पड़ा और चोट लग गई। कहने का मतलब ये रिस्क भी होती है, खासकर इन क्राइम के घटनाक्रमों के बीच में जाना तो अपने आप में ही रिस्की होता है। लेकिन जब पुलिस ही ऑर्गेनाइज करवा रही हो, मुझे अपने काल में खासकर मैं 95 तक जो है मैंने रिपोर्टिंग ही की है। उसके बाद मैं एडिटर वगैरह बना तो वो, लेकिन 95 तक मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ हो कि कोई भी घुसपैठ करके चला आया और वहाँ क्राइम हो गया। बुलाते ही नहीं। लेकिन नहीं एक चीज और भी इसमें बताता हूँ, जी। एक चीज और बताता हूँ
क्योंकि कोई जांच भी नहीं होती है। कोई बहुत ही वीआईपी हो, चीफ मिनिस्टर की हो रही है या कोई राज्यपाल की हो रही है, तो राज्यपाल के जो पर्सनल सिक्योरिटी वाले हैं वो हो सकता है गेट पे खड़े हो जाए और एक एक से पूछें कि आप कहाँ से आए, दिखा दीजिए अपना कार्ड वगैरह या कुछ, इतनी सी बस। तो जो जाएगा इस तरह की घटनाओं को लिए, वो अपना कार्ड भी बनवा लेगा जब वो बाकी इंतजाम कर लिया, एक कार्ड भी छपवा लेगा, जलती जोत की लपटों का कॉरेस्पोंडेंट है सारी। तो तो क्या ललित करोगे? जी, आप तो एक जो एक परिपाटी जो एक बन गई है और उसका मीडिया फायदा उठा रहा है, डेफिनेटली वो उनको इंसाइट भी करते होंगे कि उनको सूचना मिल जाए, वो उसके बहुत सारे उन्होंने तरीके निकाल रखे होंगे। लेकिन ये कहीं हायर लेवल पे ये अब इसमें बदलाव तो हो सकता है कि हमें ये तो करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये करना है, ये हमें नहीं करना है। अब ये इनको जैसे हमने तो विदेशों में देखा है कि इस तरह के गुंडे बदमाशों को एक ऐसी बंद गाड़ी में ले जाते हैं जिसमें शक्ल भी नहीं दिखती है। यहाँ तो जालियां लगी हुई हैं जिसमें पूरी शक्ल दिख रही है कि ये बैठा हुआ है या नीचे बैठा हुआ है, ये कितने पुलिस वाले हैं, इसने कैसी जर्सी पहन रखी है, कैसी टोपी लगा रखी है, पूरा वो तो काली एक बंद होती है जिसमें कुछ दिखता नहीं है। नहीं और तो अस्पताल में जा रही है तो अंदर चली जाती है, कोर्ट में जा रही है तो अंदर चली जाती है, फिर कुछ उसके ये जो इजी एक्सेस है नहीं कि तो वो अभी पूरा पूरा अपराधियों का, तो उसके बारे में जरा आप। नहीं तो अमेरिका के सारे टेलीविजन चैनल अभी 4 दिन पहले ही बता रहे थे कि किस तरह से पूरा कॉन्वॉय आता है ट्रंप का, और हम्म, ट्रंप कोर्ट में जाता है, हम्म, चारों तरफ पुलिस कॉर्डन खड़ी हो जाती है, उसको कोई भेद नहीं सकता, जिसको जी, पुलिस अंदर जाने दे रही है बस वही जा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता। और जी, 6 कैमरामैन भेजे गए थे चुन करके, जिन्होंने वहां फोटो लिए और फिर वो बाहर आए। तो एक जी, देखिए, सिक्योरिटी के नाम पर जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी, मैंने शुरू में अपन बात कर रहे थे तो मैंने बोला था एक जनरलाइज सिक्योरिटी और एक वीआईपी सिक्योरिटी, और उसके प्रोटोकॉल्स हैं, और ब्लू बुक है, और उसके अनुसार सारे काम होते हैं। अगर पब्लिक मीटिंग होनी है तो कैसे डी बनना है, उसका कितना बड़ा डी होना है, कितना डिस्टेंस होना है, कौन कितने दूर आएगा, कौन कितने पास आएगा, ये सारा बिल्कुल स्थापित रहती है प्रक्रिया। पर हमको इसको थोड़ा सा इतना सिंप्लीफाई भी करके नहीं देखना, हमें ये भी देखना है कि हमारी पॉलिटिक्स ने हमारी व्यवस्था को कितना जटिल बना दिया है। मैं आप जयपुर में बैठे हैं, मैं भोपाल में बैठा हूं, जी, लंबा समय कई दशक बीत गए पत्रकारिता में, पर जो आज स्थिति है, हर लेवल का नेता, उसके साथ आगे एक फ्लैग कार, पीछे कन्वॉय, सिक्योरिटी, हूटर्स बज रहे हैं, पुलिस खड़ी हो जा रही है, बैरिकेडिंग हो रही है, ट्रैफिक रोक दिया जा रहा है, और जनता को ये नहीं पता ये कौन सा नेता है, किस लेवल का नेता है, ये यूनियन मिनिस्टर है, ये, और सबको एक सिक्योरिटी परसेप्शन। एक तो ये, दूसरा, हर कोई वो जो कि एक समझ लीजिए पंचायत का नेता हो, उन सबके पास बड़ी बड़ी एसयूवी, हूटर्स, सायरन बजाते हुए चलते हैं, सबको रौंदते हुए चलते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर किसी ने सायरन को नहीं सुना, तो अगर वो प्रॉपर कोई वाई कैटेगरी वाली और जेड कैटेगरी वाली सिक्योरिटी है तो तुरंत व्यक्ति अरेस्ट हो जाएगा कि ये व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं। तो पता नहीं चलता कि जनता किसके लिए बाधक है, किसके लिए बाधक नहीं है। तो हमें जी, अपने सिस्टम को हमने इतना जटिल बना दिया है। तो एक तो सो मोटो कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि साहब किसका राइट ऑफ वे है, किसका राइट ऑफ वे नहीं है, किसको कहाँ जाने से रोका जाना है, कहाँ जाने से नहीं रोका जाना। पता चला क्रिमिनल भी वीआईपी है, क्रिमिनल भी, हमने सारे भेद मिटा दिए हैं। क्रिमिनल है तो पार्लियामेंट का मेंबर है, पार्लियामेंट का मेंबर है तो वीआईपी है, तो उसको एक सिक्योरिटी है, अभी वो जेल में है, अभी वो जेल से बाहर है। हमने अपनी डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, और डेमोक्रेसी के नाम पे लाइसेंस लेते जा रहे हैं, और जनता को हम स्लेव बनाते जा रहे हैं। और ये जो स्लेव जनता है, इसको हम भेद मिटा रहे हैं कि तुम फिल्मों में क्या स्टंट देखते हो। एक एक वो आई थी ना फिल्म, द गैंग्स ऑफ वासीपुर। अब ये पता चला ये जो कैरेक्टर था जिसने मारा है प्रयागराज में, ये हमीरपुर का था। तो हम आपको आइडिया दे, उसके पहले कोई पेटेंट करा लेगा, द गैंग्स ऑफ हमीरपुर। अब उस पर आएंगे कि किस तरह से कोर्ट में गोलियां चलती है, कैसे नेता को मार दिया जाता है। तो हम फिल्में बना रहे हैं, रियल, जो रियल लाइफ है उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको ज्यादा से ज्यादा विभत्स दृश्य बनाते चले जा रहे हैं, और एक फियर को फैला रहे हैं हम। आज ऐसा हो गया, अब देश में कम्युनल स्थिति पैदा हो जाएगी, अब ये है, और चारों तरफ धारा 100। अब
एक तरफ आप बोलते हो ये क्रिमिनल था, इसके ऊपर 100 केसेस थे, फिर अब आप कहते हैं हर शहर में 144 लग जाएगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसको हमें कंट्रोल में रखना है। तो जो सत्ता में है, जिनको चुना है, वो लोग आंसरेबल हैं इस सिचुएशन के लिए, और इनको आंसरेबल कौन करेगा? वो मीडिया ही कर सकता है। जैसा मैंने कहा, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी स्थापित करने के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। मीडिया का मुख्य काम है कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेट करना स्टोरी टेलिंग नहीं है। कम्युनिकेट करना के लिए जरूरी है हार्श रियलिटी को नॉलेज के साथ सामने रखना। और नॉलेज का जहां तक बात है, अभी जगदीश जी ने शायद बोला था कि किस तरह से बहुत अंडरपेड स्टाफ मीडिया में आ रहा है। मैंने देखा था मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में मैं रहा तो देखा कि जो भी 50 साल से ऊपर हुआ उसको किसी तरह सिचुएशन क्रिएट करके निकाल दिया, क्योंकि जो 50 में उसकी सैलरी है 55 में और बढ़ेगी, फिर पेंशन मिलेगी, किसी तरह उनको निकाला। और मीडिया स्कूल्स के फ्रेश ग्रेजुएट्स को लोगों ने लेना शुरू किया। बड़े बड़े अखबार, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो डेक्कन क्रॉनिकल हो, चाहे दूसरा, छोटे छोटे पढ़ के निकले हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको स्टेट करस्पॉन्डेंट बना दिया गया, सीधे सीधे, क्योंकि ना जाने की विधानसभा क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, सीधे बना दिया गया। और उनका जो न्यूज रिपोर्टिंग है, एंड में दे स्टार्टेड ईटिंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ दोज हु कुड प्रोवाइड द न्यूज। लोग उनको न्यूज देते हैं, हाथ में देने लगे। तो जो वॉचडॉग था, तो उस पे मैं एक, जरूर मुझे मौका दीजिए, मैं बताऊंगा कि जो मैं कैसा सोचता हूं। तो वॉचडॉग होगा, अगर उसको कम्युनिकेट करना है तो देखिए, कम्युनिकेशन कई किस्म के होते हैं। एक बहुत ही ट्रेंड घोड़ा है रेस का, उसमें सवार बैठा है, तो उसके स्टिरअप के हल्के से इशारे से घोड़ा समझ जाता है कि सवार क्या चाहता है। और अगर बैलगाड़ी है तो जो बैलगाड़ी चला रहा है वो कहीं पीछ फूट मरोड़ेगा, कहीं डंडा मारेगा, तो सब। और अगर सड़क पे एक भैंस बैठी है तो उसको हटाने के लिए तो लठ मारने की जरूरत है। तो कम्युनिकेशन जिसके जितना समझ में आता है उतना वो धीरे 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 उसके लेवल्स हार्श होने लगते हैं। तो हमारे यहाँ मीडिया जो है वो बहुत सॉफ्ट मीडिया हो गया है, प्लायबल मीडिया हो गया है, और कम्युनिकेशन हमारे बहुत हार्श नहीं हो रहे हैं। दैट इज वन पॉइंट। और दूसरी, एब्डिकेट कर दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का सवाल है। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गया है अपने देश में। और अभी बात चल रही थी, कई विदेशी चैनलों के नाम बताए गए कि वो अपने बैकग्राउंड में रिसर्च, रेफरेंसिंग, स्टोरीज तैयार करते रहते हैं, और 24 घंटे में उनको बहुत कुछ दिखाने के लिए होता है। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटे एक तो रिपीट करते जाते हैं अपने प्रोग्राम्स को, बार 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 बार। आप जब खोलेंगे चैनल में तो वही देख रहे हैं, कम है प्रोग्राम्स। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आप अकल की बात करते हैं, तो अगर आप उनके नोटिस में भी आ जाएंगे तो वो आपको कभी लाके नहीं बैठाएंगे अपने साथ। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, और वो कुछ एजेंडा को पूरा करना चाहते हैं। और ऑब्जेक्टिव मैसेज देने वाली बात है, जिससे जनता का भला हो, भविष्य की पीढ़ियों का भला हो, उन बातों को करने वाले लोगों की ना उन्हें जरूरत है, ना नेता लोगों को जरूरत है। और नेताओं को जरूरत नहीं है, उस पर मुझे याद आ गया, आप ये मत कहिएगा कि मैं समय कैप्चर कर लिया है। एक बहुत पहले मैंने एक परहैप्स वो JRD टाटा का आखिरी इंटरव्यू था दूरदर्शन में। मैं JNU में स्टूडेंट था और कॉमन रूम में टीवी लगा था, देख रहा था, तो मैंने वो देखा, वो मुझे आज भी याद है। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला कि मैं इंदिरा जी को अच्छे से जानता था, जब टाइम मांगता था तो मुझे टाइम मिल जाता था, तो मैं मिलने जाता था, कोई काम की 2-4 बातें करी, और फिर मुझे लगता था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हूँ, कुछ अकल की बात दिमाग में आ रही है, वो भी क्यों ना शेयर कर लूँ। तो जब मैं कुछ उनको एडवाइस देने की स्थिति में कुछ बोलने लगता था, तो या तो वो खिड़की से बाहर देखने लगती थी, या कोई लिफाफा उठा करके उसको, वो जो चाकू टेबल पे रहता है उससे फाड़ने लगती थी। तो मैं समझ जाता था कि अब ये चाहती है, अब आप जाओ, आपका समय हो गया पूरा। तो मैं आई वुड टेक लीव और मैं चला जाता था। तो ये एक मैसेज है कि 1-on-1 नेताजी को आपसे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि नेताजी का समय बहुत कीमती है, उन्हें मैनेज करने हैं, मसल पावर को मैनेज करना है, इलेक्ट्रल जो सिस्टम है उसको, अभी तक तो पब्लिक फंडिंग हुई नहीं शुरू, जैसे अडवाणी जी ने कहा था कि जब पब्लिक फंडिंग शुरू हो जाएगी तो करप्शन बंद हो जाएगा। तो अभी फंड्स की भी जरूरत है चुनाव के लिए, मसल पावर की भी जरूरत है, तो उनके पास आपके लिए समय नहीं। अब टेलीविजन चैनल्स के पास भी समय नहीं है अपनी वो अंधी दौड़ में कि एक टीवी चैनल क्या दिखा रहा है, उनके मॉनिटर लगे हैं, वो दूसरों को देख रहे हैं, हम उनसे ना पीछे हो जाएं, उनसे कैसे आगे। पर जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कैजुअलिटी हो गए हैं, वो बंद हो गए हैं। हम
ट्रांसपेरेंसी का जो रोल है हमें पूरा करना है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई डोंट नो वेयर द बक विल स्टॉप। और पता नहीं ये सब जो एडिटर इन चीफ वगैरह बैठे होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं। इनका भी समय बहुत कीमती है क्योंकि ये नेताओं से डिस्कशन में रहते हैं और नीचे जो नए नए रिक्रूट्स रखे जाते हैं सर पकड़ लें उनकी भाषा, उनके प्रेजेंटेशन, वो जो बोल रहे हैं, और अगर हमें वही देखना है तो आई थिंक वी हैव बेटर थिंग्स टू डू। जी जी। द तो सर्कस। जगदीश जी हाँ, तो इसको जरा फिर अपन समअप करें क्योंकि ये डिस्कशन काफी ठीक ठाक 40 मिनट का हो चुका है। तो वाच टॉक वाली तो बात रही नहीं, और जिस तरह से नहीं, आपने जैसे आपने आपने इसको मीडिया सर्कस बताया था हाँ हाँ हाँ, और तो बातचीत वहां से सर्कस ही चल रही थी, तो हाँ आपने हाँ। तो सर्कस बना दिया और हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से सर्कस है ये। हम्म। अगर सचमुच में हिंदुस्तान के चैनल पब्लिक को इंफॉर्मेशन दें और अवेयर करें, एजुकेट करें, हम्म तो ऐसा नहीं है कि ये अपना रोल ढंग से प्ले नहीं कर सकते, हम्म कर सकते हैं। ललित जी अभी बता रहे थे कि चीफ एडिटर भी होते हैं, एडिटर भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं, हायरार्की एक होती है एडिटोरियल में भी। तो वो लोग तो चीफ एडिटर है वो तो नेताओं से, ब्यूरोक्रेट से, इनसे बस केवल अपना लाइसेंस बिठाने में ही काम करता रहता है। और जो जैसा कि बता रहे हैं कि नए नए यंगस्टर्स को भेज देते हैं फील्ड में, और इसी तरीके से बीच में जो प्रोड्यूसर होता है वो बैठा होता है अपने रूम में, और वो एक तरफ तो मॉनिटर कर रहा है कि जो एंकर बना हुआ है उसको, और एक तरफ रिपोर्टरों को मॉनिटर करता है। तो सवाल ये है कि आप आप जो है अच्छा काम करने के लिए प्रेरित क्यों नहीं हो रहे हैं, या क्या कारण है? जी जी जी। इनको प्रेरित करने के लिए एक आपकी जरूरत, टेलीविजन चैनल का जो लक्ष्य क्या है, क्या उसको कवर करना है और कैसे करना है, जब तक वो निर्धारित नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ ज्यादातर टेलीविजन चैनल विज्ञापन दिखाने के लिए चलते हैं, उससे इनकी बिल्कुल सही। इनको जो है इनकम इनकम इसी से होती है। तो आपको बीच का टाइम भरना है, बीच का टाइम भरना है तो रिपोर्टर को इधर बैठ देखना, आपके पीछे की साइड में भी जरा कैमरा डालना, वहां किस तरीके से सिपाही खड़े हुए हैं। अरे तो कैसे खड़े होते हैं सिपाही, वैसे ही खड़े हैं। लेकिन उनको तो चूंकि टाइम काटना होता है अपना चैनल के ऊपर, तो इसलिए ऊटपटांग बातें भी चलती हैं। आज जी जी। सवेरे दोपहर दोपहर तक मैं टेलीविजन चैनल बीच बीच में कभी कभी देख लेता हूँ, आता जाता मेरे लगा हुआ है एक रूम में इस तरीके से, तो वहाँ किसी काम से जाता हूँ देख लेता हूँ क्या चल रहा है। चलता ही रहता है। परिवार में लोग कम है, कभी कभी छुट्टी होती है 4 दिन, तो दिन भर टेलीविजन चैनल ही हमारे यहाँ पर एक एक तरीके की त्वरा बनाए रखता है घर की। वरना मैं मेरे लिए तो मैं अकेला। टेलीविजन इज अ गुड एंटरटेनमेंट चैनल, मीडियम हाँ मीडियम हाँ फॉर हाँ एंटरटेनमेंट। हाँ 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 हाँ। तो वो एंटरटेनमेंट की तरीके से ही मैं बीच में कभी जाया, चलो मसाला खाना है उधर चलते हैं, उस कमरे में रखा है, तो वहां से ले आया, उस बीच देख लिया उतना सही है। दोपहर तक मैं देख रहा था चैनल में वही बातें चल रही थी जो कि पिछले रात को चली हैं। नहीं, वो तो अब लगा के उसको घुमा घुमा के बारह उसका अठारह चक्र जो है बारह चलता अठारह रहेगा वो। घंटे हुई हैं, अभी तक उन्होंने कोई रिसर्च, कोई बैकग्राउंड की स्टोरी, कोई और ऐसी कुछ भी नहीं चलाई। जी जी। यही नहीं बताया कि ये हॉस्पिटल कैसा है जहाँ पर कि उसको लाया गया था, या और क्या क्या तरीके हो सकते थे, जैसा कि आपसे भी डिस्कस हो रहा था कि उसका मुआयना करवाने के लिए 2 डॉक्टरों को गाड़ी में बिठाकर ले आते हैं थाने तक, और वहां आकर और वो जल्दी जांच वो कर लेते, और आजकल सैंपल तो लेना है वो सैंपल नहीं, ले लेते। आजकल तो सब अस्पतालों के पास में, बड़े अस्पतालों के पास में बड़ी वैन है, उसमें सारे इक्विपमेंट भी हैं। वो सारे मतलब ये इक्विपमेंट। इतना बड़ा सर्कस करके, इतना बड़ा उसका जुलूस निकाल के वहां अस्पताल में डॉक्टरों का टाइम खराब होता है, दुनिया भर के सिपाहियों को कोई दूसरी ड्यूटी दी जाती, वो इसकी चाकरी में लग जाते हैं, एक अपराधी की या कोई ये भी और दूसरा, उसकी जरूरत क्या है? अतीक अतीक यूपी का मतलब बड़ा गुंडा माफिया जो कुछ भी कहो वो था, और इसके केसेस अब जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए। अपनी सिक्योरिटी को लेकर ये खुद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको गुजरात में ले जाओ, वहां रखो, यूपी की जेलों में मत रखो, कभी भी कुछ हो सकता है। जैसे आपको पता चला होगा कल्ली तिहाड़ में एक अंदर ही एक क्रिमिनल को दूसरी गैंग ने चाकू मार कर ही खत्म कर दिया। अब कहाँ से तो उनके पास चाकू आया, कहाँ से वो क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उपलब्ध
होती हैं चीजें, ये सब देखिए आप। लेकिन कोई अखबार वाला इस पर स्टोरी नहीं करेगा कि जेल में चाकू कैसे पहुंच गया, या जेल में नहीं, ये जो है। सारे लोग भाई, इन्होंने, आतिक ने और उसके परिवार ने, इन सब लोगों को टेलीफोन अवेलेबल, मोबाइल फोन अवेलेबल हैं, उसी पे इन्होंने आपस में बातचीत की है। और उसी पे वो जो हत्या हुई प्रयागराज में, वो गवाह की और पुलिस की, वो उसमें उसकी मतलब पूरी की पूरी, तो उसको मोबाइल फोन कैसे उपलब्ध किसने करवाया, इसके लिए तो जो वो जेल का हेड है वही जिम्मेदार है, उसी को सारा सिस्टम देखना है। और तो ये उस पे तो बात नहीं, वो उसको कैसे, वो मतलब जेल में बैठे हुए लोग धमकियां दिलवा रहे हैं। और जेल में आजकल ये भी है कि भाई इतने सारे मोबाइल फोन कहाँ तक जा रहे हैं भाई, जेल में भी भाई अपन तो आउटसाइडर की तरह से एक देख रहे हैं कि भाई जेल में एक्सेस होनी चाहिए भाई, इसके बाद मोबाइल नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ हर आदमी, हर सिपाही जेब में मोबाइल लेके जा रहा है। तो वो मोबाइल लेके जा रहा है, तो वहां पे मोबाइल का यूज करने का भी जो है ना, उसका भी मेरे ख्याल में कुछ बंधा होगा, उसका सिस्टम बंधा बकायदा होगा भी, बात कर लो, लो भी बकायदा 50 रुपए दो, बात कर लो। बकायदा बकायदा जी जी एक इन जी। दिनों नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज चल रही है खाकी के नाम से। हाँ खाकी हाँ मतलब हाँ। पुलिसमैन। जी जी वो उसको दिखाते हुए वो सारी चीजें दिखा रहे हैं। बिहार डायरीज है, बिहार क्राइम डायरी। जी। वो उनको उन्होंने रियल घटनाओं को लेकर स्टोरियां बनाना शुरू किया, तो वो मैं देख रहा था ऐसे पिछले 4-5 दिन से रोजाना एक आध उनके एपिसोड देख लेता हूँ। उसमें वो सारे सब्जेक्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल घुसता है, किस तरीके से आता है, कैसे प्लान करता है, किस किस तरीके के वो अपनी हरकतें, जो साइकोलॉजिकल चीजें होती है ना बहुत सारी, उनको अटेंड करता है। तो वो ये सारी चीजें छुपी कहाँ रहती हैं, हर एक को पता है। जी 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 तो जी। नहीं, तो पर बहुत ये नहीं, इसमें भी एक समस्या है। आपने नेटफ्लिक्स की बात करी, तो मैं सिर्फ इशारा करूंगा, नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल आता है, उस सीरियल में एक क्राइम की स्टोरी होती है। क्राइम की स्टोरी ए से लेकर जेड तक, सिर्फ जो कोर्ट में चार्जशीट लगाई गई है यूनिफॉर्म फोर्स के द्वारा, वो उसी पे आधारित होती है। अब इसके ऊपर चल पड़े अखबारों में रिव्यू छपते हैं, वेरी वेल रिसर्च्ड सीरियल, वेरी वेल रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट्री एक क्राइम के ऊपर। एंड में उसमें ना कोई रिसर्च होती है, जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसी को क्रेडिबिलिटी दी जाती है, अखबार भी उसी पे रिव्यू छापते हैं। और मैं इशारा कर रहा हूँ व्यापम के ऊपर। सवाल मैं उठता बिल्कुल है कि क्या जो प्रोसिक्यूशन है बस वही सच है, कि सच कुछ और है? इस सच कुछ और है, इसको कोई जांचने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया तैयार सिर्फ ड्वार्फ नहीं है, मीडिया स्लेव हो चुका है। मीडिया नहीं। जी ने मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग पथ भ्रष्ट हो चुका है। अब वो जी जी। सेल्फ एनालिसिस का विषय है। मेरी टिप्पणी पे अगर कोई मीडिया सोचे कि हम तो खरे उतरते हैं, आपका इशारा किसी और पे था, तो वो जाने। और अगर मुझे वन ऑन वन कोई कहीं मुझे कोई कटघरे में खड़ा कर दे, तो मैं विद एविडेंस, विद वैलिडेशन बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, और वो विदाउट बेसिस नहीं। जी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद ललित साहब, धन्यवाद जगदीश जी। और ललित जी, ये जो व्यापम और जो वो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपसे दोबारा उन चीजों पे भी व्यापम बात। की बात चली तो एक बात और बता दूं, एक टेलीविजन चैनल है, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल, एक दिन उसने मुझे सुबह एक हफ्ते तक बुलाया कि अखबार की सुर्खियों पर डिस्कशन करिए। जी। एक दिन सुर्खियां थी व्यापम, हम्म। मैंने कुछ टिप्पणी करनी शुरू की जैसे अभी कर दी है, तो जी तुरंत उसके ऊपर स्क्रीन पे आ गया, किन्हीं कारणों से कार्यक्रम रोका जाता है। स्टूडियो का दरवाजा खुला गया, मेरे को कहा बाहर आ जाइए, और कहा यह कार्यक्रम बंद, अब नहीं दिखाया जाएगा। और जिसने फोन करके मुझे बुलाया था कि इसमें भाग लेने आइए, नेक्स्ट डे वो डिसमिस हो गया उस चैनल से। और उसके बाद ये विषय उस चैनल पे क्या किसी भी और चैनल पे डिस्कस ही नहीं हुआ। जी कभी जी नहीं। जी। जी, तो धन्यवाद ललित जी और जगदीश जी। आनंद भाई का कनेक्शन शायद नेटवर्क का समस्या पैदा हो, तो उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन आप सभी दोनों का, जगदीश जी का और ललित शास्त्री साहब का धन्यवाद कि ये बातचीत हमने करी। और फिर आगे भी हम मिलेंगे, इस तरह की कोई बातचीत पे हम करते रहेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। फिर नमस्कार। मिलते हैं जल्दी, आपसे जल्दी। नमस्कार।
10। नमस्कार। जी माधव जी, जी जगदीश जी। नमस्कार। तो हमने बातचीत की कि अतीक के केस और उससे मिली हुई घटनाओं पे जिस तरह से मीडिया सर्कस हो रहा है, जिस तरह से उनको पब्लिक के रिसोर्सेज को वेस्ट किया जा रहा है, क्या ज़रूरत है उनको इस तरह के जुलूस में ले जाने की, क्या ज़रूरत है इन लोगों को सैकड़ों सिपाहियों और रिसोर्सेज को लगा करके और उनको अस्पतालों में ले जाने पे, वहीं पे उनको जो एक ढर्रे का काम है, पुराने ढर्रे का, उसमें परिवर्तन आ गया। आज पेश करने के लिए भी क्यों सैकड़ों सिपाहियों को और पूरे रास्ते को, अमले को इस्तेमाल करके उनको लाया जाता है। उनको अगर लेना है चुपचाप ले जाओ, उनको पूरी की पूरी मीडिया की बारात क्यों जाती है। तो इस प्रश्नों पे तीन जो है वो वरिष्ठ पत्रकार मित्रों से, ललित शास्त्री जी, जगदीश शर्मा जी और आनंद जोशी जी से बातचीत हुई। आनंद जी का कनेक्शन कुछ गड़बड़ था तो उनसे अधिक बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम फिर मिलेंगे। और आपसे आशा है कि आपको ये बातचीत ठीक लगी होगी, तो आप चैनल बात किसी को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार।